हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 18 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 19 है। इसमें हम देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के क्या प्रोविज़न है, अर्थात भारत सरकार इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत। आपने प्रीवियस पार्ट्स में देखा था कि आरबीआई के द्वारा किस प्रकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, अर्थात आरबीआई अपनी मात्रात्मक और गुणात्मक पॉलिसी के द्वारा कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। उसी तरीके से भारत सरकार को भी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना पड़ता है, अर्थात भारत सरकार इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए जिस पॉलिसी को अपनाती है उसे हम क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति। समझ गए। आप में से कई सारे लोगों को ये वर्ड समझ में नहीं आता होगा कि अर्थात राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है। तो राजकोषीय नीति का सामान्य सा मतलब ये होता है कि भारत सरकार के द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने के जो प्रोविजंस हैं या महंगाई को जो नियंत्रित किया जाता है उसके संदर्भ में जो वो नीति बनाती है वो राजकोषीय नीति है। क्लियर। और जब हम आरबीआई के बारे में देखते हैं तो आरबीआई कौन सी अपनाती है, मौद्रिक नीति। अर्थात भारत सरकार केवल राजकोषीय नीति अपनाती है और आरबीआई मौद्रिक नीति। और आरबीआई मौद्रिक नीति में दो टूल्स अपनाती है, गुणात्मक और मात्रात्मक। लेकिन भारत सरकार अपने को कई सारे तरीकों से राजकोषीय नीति के अंतर्गत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। क्लियर। इतनी बातें आप समझ गए। तो अब हम देखते हैं भारत सरकार कौन से तरीके अपनाती है। तो पहला तरीका है सार्वजनिक व्यय में कमी। अब आपको ये वर्ड काफ़ी अच्छे से परिचित हो गए होंगे। सार्वजनिक का क्या मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है उसमें कमी कर देना। आपने देखा होगा कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में देखा था कि भारत सरकार किस प्रकार खर्च के माध्यम से लोगों के पास पैसे की बढ़ोतरी करती है, किसी स्कीम को लॉन्च करके, किसी योजना को इम्प्लीमेंट करके। अब क्या करेगी, अगर सरकार ने देखा कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो वो क्या करेगी, सार्वजनिक व्यय में कमी कर देगी। मतलब कि सरकार जो योजनाएं चालू कर रही हैं उसके लिए पैसे के आवंटन को कम कर देगी। समझ गए। आप में से कई सारे लोगों ने इस वर्ष का बजट देखा होगा तो आप देख रहे होंगे कि सरकार का जो व्यय है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। क्यों व्यय इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान सरकार को अपने पास से पैसा ज़्यादा पे करना पड़ा। कारण कि उस समय ना तो यातायात चल रहे थे जैसे रेलवे वगैरह जिससे उसका रेवेन्यू जनरेट होता, साथ ही ना तो किसी भी प्रकार की सर्विसेज इम्प्लीमेंट हो रही थी। लेकिन उनको अपने जवानों को पेमेंट तो देनी ही है या अपने वर्कर्स को पेमेंट तो देनी है, तो इससे इनकम हुई नहीं और हमारा व्यय काफ़ी ज़्यादा हो गया। समझ गए। इसीलिए राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ गया था। 9.5 के आसपास अब की बार का राजकोषीय घाटा हुआ है। खैर उसको हम बाद में देखेंगे। तो आप ये समझ गए कि सरकार जब सार्वजनिक व्यय में कमी कर देगी तो इससे मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। कैसे कि जब व्यय कम करेगी तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा और इससे अपने आप मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। वही बात कि मुद्रास्फीति अगर ज़्यादा है तो सरकार अपने व्यय को कम करती है, इससे मुद्रास्फीति में लगाम लगती है। समझ गए। दूसरा है सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। अब देखिए सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, वही वाली बात आपको याद है ना, OMO, जो कि हमने पार्ट 2 में पढ़ा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर सरकार को ये लगता है कि लोगों के पास पैसा हद से ज़्यादा है तो सरकार सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से आरबीआई से कहेगी कि आप OMO के तहत लोगों से पैसा ले लो। क्लियर। अर्थात सरकार क्या करती है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कर लेती है। क्लियर। और सार्वजनिक ऋण में जब वृद्धि कर लेगी तो लोगों के पास से पैसा सरकार के हाथों में चला जाएगा। इससे लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी तो वो चीज़ों को परचेज नहीं करेंगे, जिससे अपने आप महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो वही बात कि अगर सरकार को लगता है कि नागरिकों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो सरकार सरकारी प्रतिभूतियों को जारी कर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी को बढ़ावा देगी। बैंकों का पैसा
अपने सोख लिया, एनबीएफसी के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा पैसा सोख लिया, बस सरकार पर कर्जा बढ़ गया। क्लियर? अर्थात वही बातें हैं कि सरकार कैसे अलग अलग सेक्टर से पैसे को सोखती है। भाई बैंकें भी तो सरकारी प्रतिभूतियां परचेज करती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एसएलआर के तहत बैंकों को भी सरकारी प्रतिभूतियां नगद में या सोने के रूप में पैसा रखना पड़ता है, तो बैंकें भी परचेज करती हैं और सरकार पर इससे क्या होगा, कर्जा बढ़ जाएगा। खैर, इससे सरकार का कर्जा भले बढ़ जाए, लेकिन आप देखोगे कि इससे क्या होता है कि महंगाई नियंत्रित हो जाती है। फिर पूरे बाजार में पैसों की कमी हो जाएगी, जिससे बाजार में तरलता कम हो जाएगी, या कह सकते हो कि मुद्रा का संकुचन हो जाएगा, अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं की लोग मांग कम करने लगेंगे और ऑटोमेटिक मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। अब आप इन वर्डों से काफ़ी अच्छे से रूबरू हो गए होंगे कि तरलता का क्या मतलब है, मुद्रा का संकुचन का क्या मतलब है, मुद्रास्फीति कम होने का क्या मतलब है। क्लियर? फिर देखिए सरकार क्या करती है। सरकार जब देखती काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है तो करों में वृद्धि कर देगी, नए कर लगा देगी। मतलब सभी वस्तुओं में नहीं, जो वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करते हैं। जैसे आप देखोगे कि लोग काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस गुड परचेज करते हैं, लोग पेट्रोल्स और डीजल्स को ज़्यादा से ज़्यादा वहन करते हैं। आप देखोगे लोग लीकर्स बिजनेस में या लीकर्स को लेकर काफ़ी सेव सर्व करते हैं, यानी कि जो पेय पदार्थ हैं अल्कोहल वगैरह उनका ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उस पर टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर देगी। इससे क्या होगा कि लोगों का पैसा अपने आप कम हो जाएगा। भाई पहले एक बोतल उसमें आती थी, अब क्या होगा कि उनकी आधी बोतल भी नहीं आएगी, लेकिन उनको पीना है तो लेंगे वो। ठीक, ज़्यादा पैसा जाएगा। तो कर बढ़ा देने से आम नागरिकों से पैसा खींच लिया जाएगा, कभी सेस लगा देगी, कभी सरचार्ज लगा देगी। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है। तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हों, हम इसके अगले पार्ट्स में काफ़ी सारे जब मिसलेनियस टॉपिक को कवर करेंगे अंत में, लगभग 22 या 23 पार्ट्स में, तो वहाँ पर हम आपको एक एक शब्दावली से रूबरू करा देंगे। अभी बस आप समझ लो, हाँ सेस और सरचार्ज अतिरिक्त रूप से लगाए जाते हैं, या नए नए कर या उपकर लगा सकती है, वही उपकर सेस। फिर है घाटे की वित्त व्यवस्था पर प्रतिबंध। अब आप बताइए, आप में से कई सारे लोगों ने प्रीवियस पार्ट में घाटे की वित्त व्यवस्था पढ़ी थी ना। मतलब कि सरकार ने अगर किसी स्कीम के लिए 100 रुपये या 1000 रुपये अनाउंस किए हैं और सरकार से वो 1500 रुपये खर्च हो जाते हैं, अर्थात 500 रुपये एक्स्ट्रा, तो इसको क्या कहते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था। मतलब सरकार ने अनाउंस कितना किया, 1000 रुपये, खर्च हो गए 1500। ये वैसे तो अच्छे हैं, मतलब मुद्रास्फीति अगर मंद गति में है या महंगाई कम है तो उसके लिए लोगों के पास पैसा को बढ़ावा देने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन जब ऑलरेडी महंगाई हो तो सरकार क्या करेगी, इस सिस्टम को बंद कर देगी, अर्थात लोगों के पास ये 500 अतिरिक्त ना जाए उसको रोक देगी। मतलब सरकार घाटे की व्यवस्था को अब नहीं अपनाएगी। क्लियर? तो जब भी घाटा होता था सरकार पहले क्या करती थी, घाटे की मात्रा के बराबर नोट छाप देती थी, इसी को कहते थे घाटे की वित्त व्यवस्था। इसको बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नोट हैं वो बाजार में जाकर मुद्रास्फीति को बढ़ा देंगे। वही बात है, जब बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी यानी कि तरलता बढ़ जाएगी तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सरकार इस चीज़ को रोक देगी, क्योंकि वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा तो नहीं बढ़ी लेकिन बाजार में पैसा बढ़ गया, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, इसीलिए कंट्रोल कर देगी कि अब वो घाटे की वित्त व्यवस्था को नहीं अपनाएगी। फिर है बचतों को प्रोत्साहित करना। जो सेविंग्स हैं, कई सारी स्कीम्स लाएगी सरकार कि आप एक काम कीजिए, गोल्ड मत खरीदिए, लेकिन गोल्ड के लिए हम स्वर्ण मौद्रीकरण योजना ला रहे हैं, हम गोल्ड बॉन्ड्स ला रहे हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर दो, आपको इतने साल बाद इतना हम पैसा दे देंगे। कोई स्कीम लॉन्च कर दी आपकी बेटी के लिए कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हम आपको इतने पैसे प्रोवाइड करेंगे, आप इस किस्त को, अगर आप पेंशन को अभी से सेविंग करेंगे तो 60 ईयर्स के बाद हम आपको पर मंथ इतनी पेंशन के रूप में पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि आप उस पैसे को अनर्गल ना खर्च करें या आप उस पैसे को मार्केट में प्रवाहित ना कर सकें। अगर आपने मार्केट में प्रवाहित कर दिया तो मुद्रा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी और महंगाई आ जाएगी। लेकिन जब सरकार बचतों को प्रोत्साहित कर देगी तो क्या होगा कि आप सेविंग्स करने लगोगे, खर्चों को बचाने लगोगे। ठीक, तो वैसे भारत में बचतों का तो पुराना इतिहास है। आप देखोगे कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में
आपके पापा आपकी मम्मी से जब भी पैसे मांगेंगे, चाहे 500 मांगे चाहे 1000 मांगे, मिल ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी हमेशा से सेविंग करती रही हैं। उनको पता है कि कभी ना कभी तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है, उस समय हमें अपने घर को कैसे मैनेज करना है। क्लियर? तो देखोगे बचत की परंपरा तो हमारे यहाँ पहले से ही है। फिर आप देखना, बचत होनी चाहिए लेकिन उसका निवेश हो जिससे व्यक्ति उत्पादन वाले कामों को करेगा, जिससे आर्थिक विकास तीव्र हो सकता है। इससे मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। क्लियर? फिर आता है मुद्रा का अतिमूल्यन। देखिए, आप दो वर्ड सुनते हो, एक सुनते हो अवमूल्यन और एक है अतिमूल्यन। तो इन दो वर्ड्स को हम सही से समझते हैं। हालांकि हम अपने मिसलेनियस टॉपिक में अवमूल्यन और अतिमूल्यन को और अच्छे से देखेंगे। अभी बस हम साधारण से समझ लेते हैं। पहले देखते हैं अवमूल्यन, क्योंकि अवमूल्यन का अपोजिट ही अतिमूल्यन है। तो अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है रुपए की कीमत का गिरना या रुपए की कीमत को गिराना। अब आपको मन में आ रहा होगा कि रुपए की कीमत गिरती कैसे और गिराते कैसे हैं। तो आप देखो, मान लो कि $1 इज इक्वल टू इस समय कितने रुपए हैं? 70 रुपये होते हैं। और ये आप मान लीजिए कि प्रति वस्तु $1 की है। ठीक है? तो अर्थात कोई व्यक्ति अगर $1 रुपये लेकर आता है इंडिया में, तो उसे कितनी वस्तुएं मिल जाती हैं? 70 वस्तुएं। समझ रहे? अब आप इसी चीज़ को ये मानो कि सरकार अगर अपनी कीमत को गिरा दे। देखिए, कीमत का गिराने का मतलब क्या होता है कि डॉलर की तुलना में कीमत को गिराना, अर्थात डॉलर मजबूत ही बना रहे। तो डॉलर को मजबूत कैसे आप कर सकते हो? अभी डॉलर $1 पे 70 होते हैं और डॉलर को आपको और मजबूत बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो? अपनी कीमत को गिराओ, यानी कि अपनी कीमत को डॉलर की तुलना में बढ़ा दिया हमने। क्लियर? तो क्या हुआ कि $1 इज इक्वल टू अब कितने हो गए? 80 रुपये। समझ रहे? इसको कहते हैं कीमत का गिराना। इसमें उल्टा होता है, कंफ्यूज मत होना कि हाँ गिराने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 70 का 60 कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक? तो हमने डॉलर की तुलना में गिरा दिया, अर्थात डॉलर को और मजबूत कर दिया। अब जब हमने डॉलर को मजबूत कर दिया, तो पहले ये $1 लेके आता था और $1 के हिसाब से वस्तुएं कितनी लेके जाता था? हमारे यहाँ से 70 वस्तुएं लेकर जाता था। अब हमने क्या किया कि $1 को 80 रुपये में कर दिया। क्लियर? अर्थात ये क्या करेगा? $1 की वस्तुएं हमारे यहाँ से कितनी लेकर चला जाएगा? 80 वस्तुएं। यानी कि हमारे यहाँ की 10 वस्तुओं में इसको इजाफा हुआ। कहने का मतलब कि अगर हमें अपने देश को निर्यात बढ़ाना है तो हम अवमूल्यन करते हैं। क्लियर? अवमूल्यन में क्या कि अपने रुपए की कीमत को गिरा देते हैं डॉलर की तुलना में। समझ गए? अतिमूल्यन क्या होगा? अतिमूल्यन इसी का उल्टा। इसमें जैसे $1 इस समय इस 70 रुपये का है, तो 70 वस्तुएं ले गया। हमने क्या किया कि अब अपने पैसे की मुद्रा को गिरा दिया, या पैसे की मुद्रा को बढ़ा दिया। किसकी तुलना में? डॉलर की। तो बढ़ाने का मतलब हमारा $1 हो गया कितना? 60 रुपये। तो अब बताइए, पहले 70 वस्तुएं लेकर जाता था, अब कितनी ले जाएगा? 60 वस्तुएं। यानी कि हमने निर्यात को कम कर दिया। लेकिन अब आप बताओ, कोई इंडियन व्यापारी अगर फॉरेन जाएगा और उसको कोई $1 की वस्तु परचेज करनी है, तो कितने उसको रुपए देने पड़ेंगे? केवल 60 रुपये देने पड़ेंगे। पहले कितने देने पड़ते थे? 70 रुपये उसी चीज़ को खरीदने के लिए। समझ रहे हो? तो अगर हमें आयात बढ़ाना हुआ तो हम अतिमूल्यन करते हैं, और अगर हमें निर्यात बढ़ाना हुआ तो अवमूल्यन करते हैं। आपको स्टेटमेंट ऐसे ही दे सकता है कि अतिमूल्यन के बारे में बताइए, अवमूल्यन के बारे में बताइए। तो आप बता सकते हो कि अवमूल्यन निर्यात को प्रमोट करता है और अतिमूल्यन किसको? आयात को प्रमोट करता है। समझ गए? अभी तक भारत में 2 बार अवमूल्यन किया गया है। ठीक है? निर्यात को बढ़ाना हो तो अवमूल्यन, और जब आयात बढ़ाना हो तो अतिमूल्यन। इतनी बातें आप समझ गए। फिर है एमएसपी को स्थिर कर देगी। जैसे अभी सरकार जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, लगभग 24 फसलों में एमएसपी देती है। ठीक है? एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मतलब कि मान लीजिए किसान अपनी फसल उपजाने के लिए जाता है खेतों में, उसको ये लगता है कि अगर इस बार हमने गेहूं की उपज की तो कहीं गेहूं के दाम 1400 रुपये प्रति कुंटल ना हो जाए, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि ऐसा करते हैं, फसल को नहीं उपजाते हैं क्योंकि इसमें घाटा है। तो सरकार ने सोचा अगर किसान गेहूं की उपज नहीं करेगा तो भारत में गेहूं की खपत कम हो जाएगी, और जब गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा, खपत ज़्यादा है, तो
तो फिर हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सरकार ने किसान से कहा कि भाई साहब आप चिंतित मत हो, आप पिछले वर्ष कितने में गेहूँ बेचे? तो किसान कहेगा साहब हम पिछले वर्ष 1800 रुपये में बेचे थे। ठीक है, तो ये कहेंगे सरकार कि ठीक है आप एक काम करो, आप फसल उपजाओ, अगर आपका 1800 रुपये में फसल इस वर्ष नहीं बिकी तो हम आपसे 1600 रुपये के दाम में फसल परचेज कर लेंगे। समझना यहाँ पे, अर्थात सरकार ने किसान की तुलना में 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। क्लियर? या आप कह सकते हो कि अंतिम वर्ष की उपज के हिसाब से 2 वर्ष कम दे दिए। समझ रहे ना, 200 रुपये कम कर दिए। 200 रुपये जब कम कर दिए तो ये जो 200 रुपये का सपोर्ट प्रोवाइड किया ना, 1400 से 1600, इसे ही कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझ रहे? अब सोचो अगर सरकार एमएसपी को स्थिर कर दे, मतलब 200 ही परमानेंट बना दे, या कह दे कि अब हम इसको 100 रुपये कर देंगे, तो किसान को घाटा होगा। किसान के पास 100 रुपये कम आएंगे, और जब किसान के पास 100 रुपये कम आएंगे तो किसान क्या करेगा? अपनी फसल को कम उपजाएगा, और जब कम उपजाएगा तो उससे उस चीज़ में उत्पादकता प्रभावित होगी, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। क्लियर? तो आप इतनी बातें समझ गए, यानी कि भारत सरकार द्वारा एमएसपी को स्थिर कर देने से खाद्यान्नों की कीमत स्थिर हो जाती है, जिससे बाकी वस्तुओं की कीमत स्थिर रहेगी, यानी मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। बिल्कुल वही बातें कि अगर गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको नियंत्रित कर सकती है। फिर है कि पीडीएस सिस्टम व बफर स्टॉक को मजबूत करना। अब आप देखोगे जब महंगाई बढ़ती है, या आपने देखा होगा कोरोना टाइम पीरियड में जब गेहूं के दाम बढ़ रहे थे, जब आटा का भाव बढ़ रहा था, तो सरकार ने अपना फूड जो सिस्टम है उसको ओपन कर दिया था, अर्थात बफर स्टॉक ओपन कर दिया। साथ ही पीडीएस सिस्टम के माध्यम से घर घर जाकर सरकार ने गेहूं बांटने की कोशिश की। घर घर जाकर मतलब ये नहीं कि सरकार के कर्मचारी जा रहे थे, घर घर जाकर मतलब ये है कि जो राशन कार्ड धारक लोग थे उनको पीडीएस के माध्यम से 5 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, चीनी, ये सब प्रोवाइड कराई जाने लगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारा जो खाद्य निगम था वो काफ़ी मजबूत बनाकर रखा गया था। सरकार ने, आप देखे होंगे बार बार सरकार कह रही थी, सरकार के अधिकारी और मंत्रीगण, कि चिंतित मत हो, हमारे पास 2 वर्षों तक का बफर स्टॉक मौजूद है। क्लियर? तो वही बात है कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि उस वस्तु में प्राइस को इंक्रीज होने से बचा सकते हैं। फिर है, अगर पीडीएस सिस्टम मजबूत होगा तो किसी भी विषम स्थिति में जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही होंगी तो भारत सरकार अपने पीडीएस सिस्टम के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ा देती है, साथ ही अपने पीडीएस में कीमत कम कर कालाबाजारी समाप्त कर देगी। आप देखोगे जब दाल के प्राइस बढ़े थे 2016 में, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अपने जो केंद्रीय रिजर्व्स हैं या जो केंद्रीय भंडार गृह हैं वहाँ पर दालों को सस्ते में बंटवाने लगी थी। या आप देखोगे कई बार जब प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं तो दिल्ली सरकार या अदर स्टेट्स की सरकार क्या करती हैं, अपने जो केंद्रीय भंडार हैं वहाँ पर चीज़ों को कम करके बेचने लगते हैं, उनकी कीमत को कम करके बेचने लगते हैं। समझ गए? पीडीएस सिस्टम की मजबूती बफर स्टॉक को मजबूत करने से ही संभव होती। वही बात है, जब हमारे पास बफर स्टॉक होगा तभी तो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये वही बात है। फिर है काले धन को रोकना। अब सरकार काले धन को रोकने का जब प्रयास करेगी तो मार्केट में पैसा कम से कम आएगा, लोग चीज़ों को कम से कम परचेज करेंगे, लग्जीरियस गुड्स में महंगाई कम हो जाएगी। यानी कि इससे मुद्रा का सही आकलन किया जा सकता है कि बाजार में कितनी मुद्रा है, और साथ ही मुद्रास्फीति को कम भी किया जा सकता है। फिर देखिए कि अगला क्या है, अगला है हमारा इसमें कि एफडीआई को समन्वित करना। एफडीआई को समन्वित का मतलब कि पहले क्या होगा कि एफडीआई अपने मन से जितनी भी आ रही है आने दो, बिना किसी कंट्रोल के, लेकिन सरकार को जब लगेगा कि हमें मुद्रा के प्रवाह को रोकना है, मुद्रा के प्रवाह को कम करना है, तो वो कई सारे सेक्टर्स में एफडीआई को फिक्स करने की कोशिश करेगी। कहेगी कि इन सेक्टर्स में सिर्फ इतनी ही एफडीआई आ सकती है, अर्थात विदेशी निवेश को समन्वित कर भारतीयों को जो पैसा मिलता है वो बैंकों में जमा हो सके, ना कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ाए। समझ रहे कि जो एफडीआई के माध्यम से जो पैसा लोगों के पास आ जाता है, एफडीआई के माध्यम से पैसा कैसे आता है, वही बात कि कोई कंपनी आएगी, इन्वेस्ट करेगी, फैक्ट्री लगाएगी, लोगों को रोजगार देगी, तो उससे लोगों का पैसा आएगा, तो उस चीज़ को समन्वित कर दिया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। और जब रेगुलेट करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कीमतें स्थिर रहेंगी और मुद्रास्फीति भी नियंत्रित हो जाएगी। क्लियर?
तो इस तरीके से हमने देखा कि जो 10 हैं वो किस तरीके से भारत सरकार अपने इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है इन 10 तरीकों के माध्यम से। अर्थात भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति है वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि व्यापार चक्र क्या होता है और मंदी क्या होती है। क्लियर? और जब व्यापार चक्र और मंदी हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा इधर से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।